चलिए हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने सैटरडे को रिजल्ट बना के भेजा है, तो उसमें कोई मिस्टेक है तो मुझे बता दें। कोई बहरहाल ये बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, सर नंबर कम है और मुझे बहरहाल अब वो एक लंबी कहानी है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन बहरहाल इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि उसमें 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट नंबर 1 नहीं किया है। तो अगर आपके कांटेक्ट में वो लोग हैं तो उनको बोले जमा करा दें इन अ डे और टू, अदरवाइज तो फिर उनके 20 दे लूज द 20 मार्क्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने जो क्विजेस किए हैं वो बहुत ही आसान थे, उसमें ज्यादातर लोगों के नंबर आ गए हैं। तो उसमें इंसान की फितरत ये है कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। उसको अच्छे नंबर आ जाए तो उसको और चाहिए होते हैं, और आ जाते हैं तो और चाहिए होते हैं। तो बहरहाल आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं जस्टिफाई कर सकूं, लेकिन अगर उसमें कोई गलती रह गई है, जैसे एक साहब ने मुझे बताया था कि उनके क्विज के मार्क्स गलत लग गए, तो मैं सही कर लूंगा देखने के बाद। ठीक है। तो एक तो ये है, दूसरा ये कि आज का जो लेक्चर है वो अब अगेन क्योंकि आप लोग हैंड्स ऑन नहीं है तो आपको थोड़ी सी थ्योरी लगेगी, लेकिन बहरहाल हम इसको कर लेते हैं। दूसरा ये कि शायद ये पूरा महीना जो है प्रॉब्लम हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा पढ़ाई का। तो मैं ये करूँगा कि एक आपका जो हमें पॉलिसी अनाउंस होगी उस हिसाब से मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगा कि व्हाट आर द पॉलिसी फॉर द एग्ज़ाम, और उससे मिलता जुलता एक एग्ज़ाम हम कर लेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि एग्ज़ाम किस तरह से होगा, ओपन बुक होगा और सवाल किस तरह से होंगे। तो विल डिस्कस दैट एंड विल बैलेंस इट आउट। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। स्ट्रेटजी एनालिसिस। अब ये स्ट्रेटजी एनालिसिस क्या चीज़ है, ये ज़रा इसमें देखते हैं। ये बॉडी ऑफ नॉलेज जो बिजनेस एनालिस्ट की है, ये किताब से थोड़ी सी टफ होती है। ये अज्यूम करती है कि आप बिजनेस एनालिस्ट प्रैक्टिशनर है। बार हम ये देखते हैं कि है क्या चीज़। अब ये डायग्राम आपको याद होगी, जो हमने पढ़ा था चौथे या पांचवें लेक्चर में कि एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर आप नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं और एक सोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। और ये पढ़ा था कि नीड जो होती है वो डिफरेंट स्टेक होल्डर की होती है, और जो भी आप एनालिसिस करते हैं या रिक्वायरमेंट लेते हैं दैट शुड बी वैल्यू बेस्ड, नॉट रिक्वायरमेंट बेस्ड, या वैल्यू पर्सपेक्टिव नॉट रिक्वायरमेंट पर्सपेक्टिव। तो वैल्यू का मतलब है उनको फायदा होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए फ्रॉम दी सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात तो हमने पढ़ ली थी। अब सवाल ये होता है कि बिजनेस एनालिस्ट उनको लेके कैसे जाएगा फ्रॉम नीड टू सॉल्यूशन, द स्ट्रेटजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कि हम खड़े हुए यहाँ पर हैं नीड पे, यानी हमें पता चल गया कि हमारी नीड क्या है, एनालाइज कर लिया हमने। अब यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, यानी फॉर एग्जांपल हमारी नया ईआरपी जाना है, नया ईआरपी चाहिए, तो नया ईआरपी कैसे आएगा, कैसे खरीदा जाएगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, दैट इज द स्ट्रेटजी। ठीक है। तो ये भी एनालिसिस टीम का काम है कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में स्ट्रेटजी डेवलप करना। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बस आप सैप ले लें, तो सैप कैसे ले लें, कौन सा ले लें और कैसे इम्प्लीमेंट कर लें। अब ये सारा काम है, जैसे आपने एनालिसिस किया था नीड आइडेंटिफाई करने के लिए, आपने सवाल पूछे थे, आपको डोमेन की नॉलेज थी, वैसे ही आपको एक स्ट्रेटजी, चेंज स्ट्रेटजी बना के देनी है कि यहाँ से वहां तक पहुंचेंगे कैसे। तो इसमें भी आप फैसिलिटेटर का रोल होगा। ठीक है। तो इसमें ये चार चीजें हैं जो हम पढ़ते हैं, आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब ये स्ट्रेटजी बनाते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि हम अभी क्या प्रॉब्लम है, एनालाइज करंट स्टेट का मतलब है अभी क्या प्रॉब्लम है। फिर हम जाना कहाँ चाहते हैं, यानी सोल्यूशन क्या है, दिस इज द सोल्यूशन, दिस इज द नीड, दिस इज द सोल्यूशन।
और ये आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ये स्ट्रेटेजी बनाने में कोई रिस्क आ सकते हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप पढ़ रहे होंगे कि किसी भी चीज़ का रिस्क आ सकता है, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी डेवलप करना भी शायद रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे और आप एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर जाएंगे तो आपको अब रिक्वायरमेंट इंजीनियर नहीं कहा जाता, बिजनेस एनालिस्ट कहा जाता है। तो बिजनेस को सपोर्ट करने वाला, तो बिजनेस को सपोर्ट करने वाले में ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको ब्रिज करने वाला पार्ट स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करवाना, ये सब पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर बीए के तौर पे हायर किया जा रहा है, नहीं हायर नहीं किया जा रहा बल्कि कंसल्टेंसी के तौर पे हायर किया जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। उन्होंने बता दिया कि जी हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट है जो 15 साल पुराना है और वो हेड ऑफ आईटी जो है वो चीजें बताते नहीं है, देते नहीं है। एक प्रॉब्लम बता दिया उन्होंने, तो अब मैंने प्रॉब्लम बता दिया उनको कि भाई ये प्रॉब्लम है और इस तरह से दीज आर द टू सॉल्यूशन, ये टू सॉल्यूशंस हैं। अब वो यहाँ से लेकर वहां तक जाने में ये वाले सोल्यूशन कैसे होगा, वो स्ट्रेटेजी और ये स्ट्रेटेजी, ये सब का पार्ट भी एक वो बना के देता है कि भाई ये कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से हम शुरू करते हैं। एक्चुअली ये बॉडी ऑफ नॉलेज है। बॉडी ऑफ नॉलेज में 6 नॉलेज एरिया होते हैं। ये नॉलेज एरिया, ये नॉलेज एरिया, ये नॉलेज एरिया, ये 6 नॉलेज एरिया है। तो हम सारे नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ स्ट्रेटेजी एनालिसिस पढ़ रहे हैं। स्ट्रेटेजी एनालिसिस क्या होती है कि आप अपने प्रोजेक्ट को सही तरह से शुरू करें और सही तरह से सफर करें और सही तरह से सोल्यूशन की तरफ पहुंच पाएं। तो इस स्ट्रेटेजी एनालिसिस के 4 टास्क होते हैं जो मैंने आपको बताया। तो 6.1, 6.2 ये एक्चुअली चैप्टर 6 है, इसलिए इसको 6.1। तो एनालिसिस करंट स्टेट्स का मतलब है प्रॉब्लम क्या है, नीड क्या है, जो आपको अभी पिछली उसमें बताया गया था। डिफाइन फ्यूचर स्टेट्स, कैसे सॉल्व होगी। अभी रिस्क थोड़ा सा पढ़े में आपने। डिफाइन चेंज स्ट्रेटेजी, अब ये कैसे करना है, खुद बनाना है, बाहर से लेना है, कॉम्बिनेशन है, डेटा कैसे एंटर होगा, फलानी चीज कैसे होगी। ठीक है, तो ये सारे उसकी कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये एक खास तरीका कार है जिससे हम स्टडी करते हैं। तो एक एक नॉलेज एरिया को हम देखते जाते हैं। कोई सवाल जहन में आए, कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, करना क्या है कि यू आर ए बिजनेस एनालिस्ट और आपको फॉर एग्जांपल थोड़ा सा सोचिए कि आप कौन है। आपको मैंने किसी बैंक में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया है जहां पर एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में भेज दिया है जिनके पास एक ईआरपी लगा हुआ है जो कि उनकी जरूरत पूरी नहीं कर रहा, बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तब आपने देखना है कि उनकी जरूरत कौन सा ईआरपी पूरा करेगा। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम ये आप देखेंगे, फिर वो कौन सी पूरी करेगा, वो सैप है, वो जेडी एडवर्ड है, और या ओडो है। अब आपने कंपेयर करना होगा, फिर आपने बताना होगा अगर सैप लेना है तो किससे लेना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, डेटा एंट्री कैसे होगी, कितने पैसे, कितना टाइम लगेगा, ये स्ट्रेटेजी बनानी है आपने। ठीक है, या अगर छोटा सा प्रॉब्लम है कि जी अगर मैं एक बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है और 4 रिपोर्टें बनानी है, तो 4 रिपोर्टों के लिए तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनेगी। ये एक्चुअली सीनियर लेवल की बात है, सीआईओ लेवल की बात है, यानी जो ठीक है। एनालाइज करंट स्टेट, पढ़िए देखिए क्या लिखा हुआ है। अब करंट स्टेटस का मतलब है कि भाई क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो रीजन व्हाई एंटरप्राइज नीड्स अ चेंज, तो ये अब आप स्टडी करते हैं, देखते हैं। ठीक है ना, आपको कोई प्रॉब्लम बताया तो आप उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द बैकग्राउंड। ठीक है, तो किन किन चीजों को इफेक्ट करेगा, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब एक्सप्लोरिंग एंड आर्टिकुलेटिंग द बिजनेस नीड, अब ये वाली चीज है कि भाई ये क्या है, क्यों है। ठीक है, नया ईआरपी चाहिए तो क्यों चाहिए, व्हाट इज द रीजन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो विदाउट क्लियरली अंडरस्टैंडिंग बिजनेस, इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ क्लियर स्ट्रेटेजी। तो
ये वही चीज है कि आप सोल्यूशन की तरफ ले जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आदमी बीमार है तो बीमारी को डायग्नोज करना जरूरी है, दवाई देने से पहले, उसका इलाज करने से पहले, कुछ करने से पहले, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज ला रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड, उसकी रीजन, ये सारी चीजें समझना जरूरी है, वरना फिर आप हाफ कुक सोल्यूशन दे पाएंगे जिससे मसला हल नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ क्लियर स्ट्रेटेजी एंड द रिजल्ट चेंजिंग इनिशिएटिव, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि है क्या, वरना वो कॉन्फ्लिक्ट चीजें हो जाएंगी, चीजें सही नहीं होंगी। तो यू नीड टू स्टडी इट, ठीक है। तो बी एग्जामिन द करंट स्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिजनेस नीड, जो आपको बिजनेस नीड बताई गई है उसके हिसाब से। इसको आप अपने प्रोजेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने एक प्रोजेक्ट किया है कि जनाब हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। तो बैंक ने आपको बुलाया, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको बुलाया कि जी हमें ह्यूमन रिसोर्स HRMS बनाना है। तो बनाने से पहले दिस इज अ गुड एडवाइस कि आप एनालाइज करें कि प्रॉब्लम है क्या, बैकग्राउंड है क्या, डिपार्टमेंट है। तो 1 घंटे की ये मीटिंग आपको बहुत कुछ बताएगी कि जनाब HR डिपार्टमेंट को मसला है या CEO को मसला है। तो अगर HR डिपार्टमेंट को कोई मसला नहीं है तो इसका मतलब है कि HR का प्रॉब्लम नहीं है, ये CEO का या टॉप मैनेजमेंट का मसला है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ तो लोग काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, इनको तो कोई मसला नहीं है, मसला तो ऑर्गेनाइजेशन का है। तो वो बैकग्राउंड ज्यादा सीवियर है, उसके सिस्टम को टॉप मैनेजमेंट से इंटरेक्ट करना, उनकी फीडबैक लेना, उनकी चीजों को सॉल्व करना, जो वो चीजें कंट्रोल करना चाहते हैं ह्यूमन रिसोर्स से, उसको समझने की जरूरत है। HR शायद प्राइमरी कांटेक्ट तो है, लेकिन प्राइमरी प्रॉब्लम जो है वो इनकी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये आप मिस कर देंगे रूट कॉज को, तो फिर आप जो है ना वो सही तरह से रिक्वायरमेंट नहीं ले पाएंगे, वो चीजें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जो टॉप मैनेजमेंट कर पा रही है। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? एनीबडी? यस सर। क्या समझ में आई? क्या समझ में आई? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, फिर से सुनिए जरा गौर से। एनालाइज करंट स्टेटस में हम जानना चाह रहे हैं रीजन वाई, ये जो लिखा है ना रेड कलर में, रीजन वाई एन एंटरप्राइज नीड्स अ चेंज, ये बैकग्राउंड है और ये वाई का जवाब बहुत जरूरी है। ये रिक्वायरमेंट पर्सपेक्टिव नहीं, ये वैल्यू पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये सवालात करने जानना बहुत जरूरी है। याद है हमने कहा था वैल्यू पर्सपेक्टिव, ये करेंगे तो फायदा क्या होगा, ठीक है। तो फायदा तो उसी होगा जिसने आपको बुलाया है। तो HR ने तो बुलाया नहीं है, HR को तो प्रॉब्लम नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम बना रहे हैं, नीड वही देगा, लेकिन मसला किसका है? मसला टॉप मैनेजमेंट का है। क्या मसला है? अच्छा साहब छुट्टियों में बहुत घपले होते हैं, लोग आते नहीं है, इधर उधर से कर लेते हैं। और क्या होता है सर? ये होता है। और क्या होता है? ये 3 मसले उन्होंने बताए हैं। वो मसले लेके आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तब वैल्यू दे पाएंगे, वरना HR को ऑटोमेट करने से उस ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू नहीं दे पाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। जी। तो इसलिए बैकग्राउंड जानना जरूरी है और एक्चुअल ओनर से मिलना जरूरी है और उससे पूछना जरूरी है कि सर प्रॉब्लम है क्या। तो ये वो वाली चीज है, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम बना रहे हैं तो मिलेंगे किससे? HR से रिक्वायरमेंट लेंगे, लेकिन व्हाट इज द रियल इशू वो जानना जरूरी है, उसका बैकग्राउंड जरूरी है, तब आप जाएंगे कि ठीक है। तो ये बिजनेस नीड को लेते हुए एक्चुअल ओनर के पास जाना जरूरी है। तो ह्यूमन रिसोर्स में एक्चुअल ओनर जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट तो देगा, लेकिन जो क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, रीजन जानना है, वो आपको टॉप मैनेजमेंट या CEO बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बात रिक्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से नहीं जाना है, वैल्यू पर्सपेक्टिव से जाना है, रीजन जानने की कोशिश करनी है कि क्यों हो रहा है, मसला है क्या, ठीक है। ठीक है, एक एग्जांपल है, आवर ऑटोमेशन इज नॉट इंटीग्रेटेड वीक, कैन नॉट प्रोड्यूस फिनिश गुड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ। अब ये
कोई चेयरमैन बताएगा कि भाई नीचे वाली चीज को पढ़ लेते हैं कि कैन नॉट प्रोड्यूस फिनिश गुड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसको लेके चलते हैं जरा। एक सीईओ ने कहा कि जनाब कभी हमारे पास माल होता है, कभी नहीं होता है। तो भाई इतना बड़ा डिपार्टमेंट है जो परचेज का, वो क्या करता है? अब ये जरा देखेंगे, एनालाइज करने की जरूरत है कि मसला है क्या। तो आप तो रॉ मटेरियल का सिस्टम दे देंगे, तो रॉ मटेरियल का सिस्टम चाहिए या नहीं चाहिए ये देखने की जरूरत है। व्हाट इज द रीजन? ठीक है, तो अगर अगर आपको सीईओ ने बताया है कि रॉ मटेरियल का इशू है, तो आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं करना है, बैठना है कि मसला है क्या, और मसले को डायग्नोस करना है, रीजन फाइंड आउट करना है, फिर सोल्यूशन देना है। ठीक है, ऐसा बहुत मुमकिन है कि जो आपने पहला वाला जो सेंटेंस है ना कि कैन नॉट प्रोड्यूस फिनिश गुड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, आपने उनके स्टोर्स को तो ऑटोमेट कर दिया, लेकिन मसला वहीं का वहीं खड़ा रहे, क्योंकि आपने रूट कॉज नहीं किया था, आपको पता नहीं था कि ये मसला आ क्यों रहा है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये एक मेथडोलॉजी है देखने की कि एनालाइज, ये वाला जो मेरा माउस जाना चला रहा है, एनालाइज करने के लिए दीज आर द इनपुट्स और दीज आर द आउटपुट्स। तो दीज आर द इनपुट्स, नीड क्या है और इलस्ट्रेशन रिजल्ट क्या है, और ये सारा कुछ है। तो एग्जांपल कैन नॉट प्रोड्यूस फिनिश गुड वाली चीज को ले लेते हैं। लेट डिलीवरी टू द कस्टमर, कैंसिलेशन ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक चीज एक महीने में करनी थी, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है, तो आप एक महीने के बाद कर रहे हैं, तो जिससे ऑर्डर भी कैंसिल होता है और पेनल्टी भी लगती है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान से कपड़े जाते हैं, तो कपड़े जाने के लिए अगर आपके पास कपड़ा नहीं बन के आ रहा, कहीं से लेट आ रहा है, या उसमें और कोई चीज लगानी है जो कि नहीं पहुंच पा रही है, तो फिर आपकी डिलीवरी लेट होगी। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? एंड तो आपको बताया गया कि जनाब प्रॉब्लम ये है, एचआर सिस्टम नहीं चाहिए, प्रॉब्लम ये है कि हमारी छुट्टियों में घपले होते हैं। ठीक है, यानी उसमें फेयरनेस नहीं है। कुछ लोग छुट्टी पे जाते हैं लेकिन उसका रिकॉर्ड ही नहीं होता, और मैनिपुलेशन हो जाती है, और ये हो जाती है। दूसरी बात क्या है जी, हमारे जो प्रमोशन है उसमें बायसनेस है, फेयर नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं यूज हो रहा। तो अप्रेजल का प्रोसेस और छुट्टी का प्रोसेस जो है ना, वो हम ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं। हर आदमी उसमें फेयरनेस हो, उसमें अच्छाई आए जो लोगों को भी। ठीक है, तो ये किसने बताया? ये सीईओ ने बताया, ये एचआर ने नहीं बताया, क्योंकि एचआर तो कर ही रहे हैं, मतलब वो वही तो फ्रॉड कर रहे हैं कि एक आदमी छुट्टी पे चला जाता है और फिर वो पता ही नहीं चलता, और उसकी छुट्टी की एप्लीकेशन जो है वो फिर इधर उधर हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से जो अब ये है कि दिस इज द प्रॉब्लम। अब उसको लेके फिर आप एचआर से मिलेंगे, सारा कुछ करेंगे, इलिसिटेट करेंगे, ठीक है, ये सारा कुछ करेंगे। या फिर किसी कंपनी ने आपको बताया है कि जनाब हमारा जो रॉ मटेरियल है, हम एक फैक्ट्री है जो फॉर एग्जांपल बिस्किट बनाने की या किसी और चीज की, तो बताया कि जनाब हमारे पास कभी फलानी चीज कम हो जाती है। ठीक है, तो फलानी चीज क्योंकि 20 दिन में आती है और वो खास जगह से आती है, तो अगर वो कम हो जाए तो फिर हमें रुकना पड़ता है, बिस्किट बनाने रोकने पड़ते हैं, क्योंकि वो तो फलानी जगह से आती है, वो तकरीबन उसमें 20-25 दिन लगते हैं। तो अगर आपने ऑर्डर देर से किया तो फिर वो आपको रुकना पड़ेगा, कुछ और बनाना पड़ेगा फैक्ट्री को। ठीक है, तो वो वाले बिस्किट नहीं बन पाएंगे या फलानी चीज नहीं बन पाएगी बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल। तो इसके इनपुट क्या है? ये वाले इनपुट है, ये दिख रहे हैं, नीड और 4.3। अब ये 4.3 कहाँ से आपको छोड़ दें, बस ये नीड और इलिस्ट्रेशन रिजल्ट। इलिस्ट्रेशन रिजल्ट का मतलब है आपने मीटिंग की होगी, उस पर कुछ नोट किया होगा, सारा कुछ है। अब उसको आपने एनालाइज करना है, अब फिर आपके पास आ जाएगा कि बिजनेस रिक्वायरमेंट आ जाएगी। याद है यार, ये बिजनेस रिक्वायरमेंट आ जाएगी। इससे बिजनेस रिक्वायरमेंट आ जाएगी आपकी कि बिजनेस का प्रॉब्लम है क्या, जिसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, याद आ रही है ना, बिजनेस प्रॉब्लम था, फिर स्टेक होल्डर प्रॉब्लम था, फिर हम सोल्यूशन की तरफ जाते थे। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट आ गई, इस एनालाइज करने से उस ऑर्गेनाइजेशन को हमारे पास बिजनेस रिक्वायरमेंट आ गई।
अभी कैसे आती है बिजनेस रिक्वायरमेंट, इसके लिए 4-5 टेक्निक्स हैं, वो हम जरा पढ़ लेते हैं। अब ये किसी भी बिजनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए देर आर सर्टेन नॉलेज एरिया, ठीक है, जिसको हम एलिमेंट कहते हैं कि बिजनेस नीड होती क्या है, प्रॉब्लम क्या चीज होती है, अपॉर्चुनिटी क्या चीज होती है, कौन सी चीज उसको ट्रिगर करते हैं। तो बिजनेस की नॉलेज और मैनेजमेंट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब ये नीड कहीं से भी आ सकती है, ऊपर से, नीचे से, मिडिल से, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट से आ सकती है। कहते हैं कि भाई हमें 10 से 12% सेल्स को इंक्रीज करना है। तो ये तो जुमला आ गया, फिर आप समझेंगे कि कैसे सेल्स को इंक्रीज करना है, क्या करना होगा मुझे। या फिर दरमियान में से, सॉरी बॉटम से आ गई कि जो एक इंश्योरेंस की कंपनी है, वो कह रही है कि हम बिजनेस लूज कर रहे हैं क्योंकि एक और कंपनी है जिसका जो इंश्योरेंस का वो है, वो तकरीबन 20 दिन में हो जाता है। इंश्योरेंस पॉलिसी 20 दिन में हो जाती है या 10 दिन में हो जाती है, और हमारे में 1.5 महीना लगता है। एक आदमी की अगर गाड़ी चोरी हो गई तो उसको जो क्लेम मिलेगा वो कम से कम 1.5 महीने बाद मिलेगा। तो 1.5 महीने से पहले वो किसी और कंपनी में चला जाता है तो उसको हफ्ते भर में मिल जाता है। वी आर लूजिंग बिजनेस। तो ये नीड कहीं से भी आ सकती है। तो नीड को समझना, प्रॉब्लम को समझना, अपॉर्चुनिटी को समझना, ठीक है। तो ये बिजनेस का वो थिंकिंग है। अब ये क्योंकि अगर आप खाली टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये वाली जो चीज है ना, ये आपको फिर वीक हो जाती है। तो अगर आप थोड़ा सा समझ पाए, जो अभी तक हमने एग्जाम्पल पढ़ी हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम वाली या उसमें, तो अगर जितना आपको डोमेन की या बिजनेस की नॉलेज होगी, उतना आप प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, उतने सोल्यूशन बेहतर दे पाएंगे। तो उसमें डेटाबेस और फ्रंट एंड स्क्रीन, बैक एंड स्क्रीन एक अलग चीज है और इम्पोर्टेंट चीज है, ऑटोमेशन जिसे आप कह रहे हैं। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, सॉल्व करना क्या है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन स्क्रीन पे क्या आएगा, रिपोर्ट पे क्या आएगा, वो सेकेंडरी है, ठीक है। अब प्रॉब्लम जब आपको देखना है तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, कल्चर, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है जो DHS सुफा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, दैट्स अ प्रॉब्लम। अब ये जो प्रॉब्लम है ये शायद 10 यूनिवर्सिटी में है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग इम्पैक्ट होगा, ठीक है। DHS सुफा का कल्चर और स्टूडेंट्स और सारी चीज़ें डिफरेंट हैं NED से या फास्ट से या सर सैयद से। तो जो भी कोई चीज़ है, तो जो भी प्रॉब्लम है वो डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और कल्चर पे। तो आपका जो प्रॉब्लम है CS डिपार्टमेंट, स्टूडेंट्स, चेयरमैन, टीचर्स, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो स्ट्रक्चर रेजिस्ट करेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या हो पाएगा और क्या नहीं हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइंस द फॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल। तो ये चीज तो चेयरमैन साहब करते हैं या फलानी चीज करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज बिलीव, वैल्यू एंड नॉर्म्स, ठीक है। अब ना समझिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो फॉर एग्जाम्पल एक अच्छी सी एप्लीकेशन है जिसका नाम है SAP, SAP, SAP। ये एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP है, ठीक है। ये है या फिर कोई और ओपन सोर्स ERP है, ओडो, ओपन ERP या टाइम ERP, ठीक है। ये तो ये बहुत अच्छा ERP है। अभी अच्छा ERP एक प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन पे या हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन में तो लग सकता है, लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अनहेल्दी है, अनप्रोग्रेसिव है, वहां पे नहीं लग सकता, क्योंकि वहां का जो बिलीव है, वैल्यू है, नॉर्म्स है, वो सारे लोग जो है वो काम ना करने वाले एटीट्यूड में हैं, यानी काम नहीं करते हैं वो,
एहसान करते हैं, यानी 10 बजे आना, 2 बजे चले जाना। तो अगर ये बिलीव्स हैं और ये वैल्यू सिस्टम है और ये नॉर्म है, तो वो कल्चर बहुत इम्पैक्ट करेगा आपको सिस्टम लगाने में, लगाने नहीं देगा, तंग करेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम है क्या, इज इट अ रियल प्रॉब्लम, इज इट एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, ये सब चीजें आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज बिजनेस को, फॉर एग्जांपल सैप, शायद आईसीआई जो एक मल्टीनेशनल है और हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, शायद वहां सैप लग जाएगा। लेकिन एक लोकल कंपनी है छोटी सी, प्रॉफिटेबल बहुत है लेकिन छोटी सी है, और सारे जो रिश्तेदार हैं वो डायरेक्टर हैं और एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट मैट्रिक और इंटर हैं, तो वो कल्चर वेरी अनप्रोफेशनल है। तो यहाँ पर सैप लगाना, इम्प्लीमेंट करना एक मुश्किल काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और कल्चर समझना बहुत जरूरी। अच्छा, मुझे 2 मिनट दे दे, मैं अजान हो रही है, इसको जरा म्यूट कर लो। चलिए, तो जब भी आप सोल्यूशन देंगे आपको ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में बताना चाहिए। अब यहाँ एक सवाल आ गया कि यूपीएल एंड नेशनल बैंक हैव डिफरेंट कल्चर, सो व्हाट इज कल्चर। तो कल्चर से बहुत वेरी करेगा। ठीक है, मतलब वो एक सोल्यूशन लग सकता है लेकिन नेशनल बैंक में नहीं लग सकता बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कल्चर। फिर ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। अगर बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर है तो फिर आपको वो भी चेंज करना होगा। अगर वो चेंज करना है तो वो जो चलाने वाले लोग हैं जो पुराने पुराने बैठे हुए हैं उनको भी चेंज करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी पता नहीं आपको मालूम है नहीं मालूम है कि पीआईए ने एक इतने लॉस के बावजूद भी जो सिस्टम चल रहा था वो अमेरिका का चल रहा था, लाखों डॉलर दिए जा रहे थे और जो लोग चला रहे थे वो बस 1950 से चला रहे थे। तो सिस्टम चेंज हुआ, टर्की का सिस्टम लिया गया, और लेकिन जब लगाया गया तो फिर जो लोग चलाने वाले थे 1950 के, उनको ट्रेनिंग दी गई। अब वो तो चलाने वाले नहीं थे। अब बात थी कि व्हाट इज द टेक्नोलॉजी, इज इट ओल्ड टेक्नोलॉजी, ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जस्ट थ्रोइंग अवे द डॉलर्स। अब ये सारी चीजें हैं। तो जब भी आप चेंज करते हैं, मैं इसलिए कि मैं वो पीआई की चेंज को देख रहा था कि उसमें जो सिस्टम लगाना था उस पर एक बहुत ही एक्सट्रीम किस्म की रेजिस्टेंस थी। नहीं, ये नहीं चलने देंगे। भाई क्यों नहीं चलने देंगे? उसे 1/3 प्राइस में कोई चीज मिल रही है और अच्छी मिल रही है तो वो ले लो। नहीं, वो नहीं, क्यों नहीं किया जी? वो चलाएगा कौन? तो भाई चलाएंगे, सीखेंगे। नहीं सर, हम तो नहीं चलाते क्योंकि हम तो बचपन से यही चलाते आ रहे हैं, 20 साल से यही चलाते आ रहे हैं और हमने कोई नई चीज नहीं सीखनी। अब ये सारी चीजें, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एज ए बीए कि भाई क्या है, मतलब व्हाट इज द कल्चर। लोग लगने भी देंगे, नहीं लगने देंगे, तो कुछ चीजें जो है ना, अच्छा ये डिसीजन आपके नहीं होते, ये टॉप मैनेजमेंट के होते हैं। लेकिन बहरहाल ये आपको पढ़ने की जरूरत है कि जी एज ए बीए चेंज स्ट्रेटेजी बनाना, उसको एडवाइस करना, उसको लेके चलना, ये आपका काम है। तो उसमें आपने बिजनेस का प्रॉब्लम देख लिया, कल्चर देख लिया, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया। ठीक है, जब आप चेंज करेंगे तो आप खाली सॉफ्टवेयर या प्रोसेस नहीं होगा या ट्रेनिंग नहीं होगी। हो सकता है कि लोगों की ट्रेनिंग करनी पड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़े। 1 करोड़ का सॉफ्टवेयर है तो आधे करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़े या वट। पॉलिसीज क्या है, ये आप सॉफ्टवेयर तो ले आएंगे लेकिन सैप तो यहाँ पर नहीं चलेगा क्योंकि सैप के जो प्रोसेसेस हैं वो डिफरेंट है और हमारे प्रोसेसेस डिफरेंट है। तो व्हाट आर द पॉलिसीज, तो हाउ डू यू मेक द डिसीजन। अब ये सारी चीजें आपको स्टडी करनी पड़ेंगी। ठीक है, मेजर चेंज लाने के लिए फिर आपको तो सॉफ्टवेयर लगाना एक अलग बात है लेकिन प्रोसेस को चेंज करना एक अलग काम है। तो इफ देयर इज ए नीड टू चेंज द प्रोसेसेस, पॉलिसीज, तो पहले वो काम होता है, ऑटोमेशन बाद में होती है। ठीक है, ये गलत फहमी है कि हमारे प्रोसेस खराब हैं तो सैप आगे प्रोसेस भी सही कर देगा और हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता है, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, तो पहले प्रोसेस चेंज किया जाता है, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है, उसकी प्रैक्टिस की जाती है और फिर उसको ऑटोमेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सैप ला के आप, क्योंकि लोगों से चलेगा ही नहीं, लोगों को प्रैक्टिस नहीं है, लोगों को आते ही नहीं है। ठीक है, तो वो सीखने में जितना टाइम लगेगा तो दरमियान वाला काम कौन करेगा, जो पहले काम होते थे वो कौन करेगा, कैसे करना है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये ट्रेनिंग जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, तो पॉलिसीज को चेंज करना ये सब जरूरी है। अब ये टेक्निक्स हैं जिनसे आप एनालाइज करते हैं, बेंचमार्किंग है, बिजनेस कैपेबिलिटी है, बिजनेस केस है, फाइनेंशियल, अब ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे आप पढ़ते हैं। ये है उसका आउटपुट। ठीक है, करंट स्टेटस का आउटपुट क्या है, मैं इसकी एक आगे एग्जांपल हो जाएगी आपको। करंट स्टेटस, कैपेबिलिटीज क्या हैं, कल्चर क्या है। अब कल्चर ये कि नॉन वेल वर्स्ड विद द टेक्नोलॉजी, तो इसका मतलब है यहाँ आपको चैलेंज आएगा। ठीक है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, पता नहीं आपको मालूम है पाकिस्तान में कोई भी फार्मास्यूटिकल एसएपी जरूर होगा, जरूरत नहीं भी है तो भी होगा, जरूरत है ही नहीं 40% 30% से ज्यादा एसएपी की। और बहुत सारी जगहों पर तो ऐसा है कि एसएपी बस नाम के लिए चल रहा है, ये तो हम डाल नहीं सकते हैं, तो भाई डालेंगे नहीं तो सैप कैसे लेंगे हम, जो है ना वो क्या नाम है, दवाई की जो बिल ऑफ मटेरियल है या उसकी जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं डालेंगे, ये तो हमारा सीक्रेट होता है। तो फिर सैप क्यों लिया था, क्योंकि आप डालेंगे तो उससे मल्टीप्लाई होगा, तो वो कॉस्ट बताएगा और आपको बताएगा कि कितना रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये तो हम नहीं डाल सकते हैं, ये नहीं डाल सकते। तो भाई फिर आपने ऐसे भी क्यों लिया भाई, क्योंकि वो तो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, मानिए अगर आप दवाई का रॉ मटेरियल डालेंगे और बताएंगे इतनी क्वांटिटी बनानी है, तो फिर वो मल्टीप्लाई करके बताएगा इतना रॉ मटेरियल चाहिए, उसकी कॉस्टिंग बताएगा, उसका प्रॉफिट बताएगा, उसकी हर चीज बता देगा आपको। तो आप कहेंगे नहीं रॉ मटेरियल नहीं डलाना है, खाली मैन्युफैक्चरिंग करनी है एसएपी लगा के, तो उसका मतलब है नाम के लिए आपने लगाया हुआ। ठीक है, क्योंकि सारे लोगों ने लगाया हुआ, क्योंकि जी हमसे माल नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमने सैप नहीं लगाया हुआ है। सैप लगा होगा तो इसका मतलब है जनाब हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो ऑल फार्मर्स आर एक कंपनी, आई नो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहरहाल आई नो कि वो बहुत सारी ये चीजें उसमें सैप पार्शली लगा हुआ है, नाम के लिए लगा हुआ है। ठीक है, तब ये आपको समझने की जरूरत है कि क्या करना है क्या नहीं करना, फैशन है या वाकई में रिक्वायरमेंट है। तो बहुत सारी जगहों पर जो ये सॉफ्टवेयर है उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है और वो लगे होते हैं। बहुत सारी जगहों पर लाइसेंस सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, हालांकि उनकी जरूरत नहीं होती है, 10% 15% काम हो रहा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो बिजनेस रिक्वायरमेंट आपको पता चल जाएगी, प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी कंस्ट्रेंट पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा तो फिर आप कहेंगे कि अच्छा फिर करना क्या है। अब ये है कि करना क्या है, व्हाट इज द फ्यूचर स्टेट, सो व्हाट इज द सोल्यूशन। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ में आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल छोटी सी एग्जाम्पल ये है कि जनाब आप अगर बीए हैं और एक सॉफ्टवेयर चल रहा है और उसमें 4 रिपोर्टें नहीं आती, अगर ये हमें आ जाए तो बहुत फायदा है। ये छोटा सा सोल्यूशन क्या है, आप कहेंगे 4 रिपोर्टें बना दो, 4 रिपोर्टों का फॉर्मेट क्या होगा, किस तरह से होगा। तो प्रॉब्लम क्या था, नॉट हैविंग रिपोर्ट, और फ्यूचर स्टेट क्या है, डेवलपिंग द 4 रिपोर्ट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ जो स्ट्रेटेजी हो रही है इन छोटे से कामों के लिए नहीं होगी, ये बड़े बड़े चीजों के लिए होगी। यानी बड़ों का मतलब है अब मेजर चेंज। ठीक है, नया ईआरपी लगाना है या कोई प्लेटफॉर्म चेंज करना है या कोई